एक सिनारियो इमेजिन करते हैं। किसी ने शोरूम से एक बिल्कुल नई चमकती हुई स्पोर्ट्स कार खरीदी। एकदम फुल पेमेंट के साथ। बिल्कुल पूरा पेमेंट क्लियर हो चुका है, सेल डॉक्यूमेंट साइन हो गए हैं और ओनरशिप लीगली उस खरीदार के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है। मतलब पेपर वर्क डन है। हाँ, एकदम डन। लेकिन कार अभी भी डिलीवरी के इंतजार में शोरूम में खड़ी है। मुझे लग रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। हाँ ना। अचानक रात को एक बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है और पूरे शोरूम में आग लग जाती है। वो नई कार पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा भारी नुकसान हो गया। वही तो। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये लाखों का नुकसान आखिर किसका होगा? उस बायर का जिसने अभी तक कार की चाबी भी नहीं पकड़ी थी, या उस डीलर का जिसके शोरूम में आग लगी? ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि ये एक सिंपल ट्रांजैक्शन है, पैसे दिए, सामान लिया और डील डन। हाँ, एक क्लीन प्रिसिजन की उम्मीद होती है सबको। ठीक है, लेकिन जब डील ऐसी किसी ट्रेजिक या अनएक्सपेक्टेड वजह से अटक जाती है ना, तो वो सिंप्लिसिटी अचानक से गायब हो जाती है। सही बात है। हम एक ऐसे लीगल लैंडस्केप में एंटर करते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जहां सिर्फ पैसे और सामान का एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स का एक पूरा जाल बिछा होता है। और यही हमारे आज के इस डीप डाइव का मिशन है। हमारे पास एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन है, 1930 का द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। हाँ, और इसके साथ ही साजी कुडवात एसोसिएट्स के डीपली रिसर्च लीगल नोट्स भी हैं। बिल्कुल, और कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग केस लॉज की लिस्ट भी है हमारे पास। इन सब सोर्सेस के थ्रू आज हम ड्यूटीज ऑफ सेलर्स एंड बायर्स को डीपली डीकोड करेंगे। मतलब हम ये समझेंगे कि सामान डिलीवर होने से लेकर पेमेंट आने तक कानून दोनों पार्टी से आखिर क्या एक्सपेक्ट करता है। हाँ, और सबसे जरूरी बात, अगर कोई पार्टी अपनी ड्यूटी से पीछे हटती है तो कानून किसकी ढाल बनता है और किसके खिलाफ तलवार उठाता है। ये किसी लीगल थ्रिलर से कम नहीं है सच में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल पॉइंट से। एक सेल में आखिर किसकी क्या जिम्मेदारी होती है? कानून का बेसिक नियम जो सेक्शन 31 में है, वो बहुत क्लियरली कहता है कि सेलर की ड्यूटी है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गुड्स को डिलीवर करना। और बायर की ड्यूटी है उन गुड्स को एक्सेप्ट करना और उनके लिए पे करना, राइट? बिल्कुल, लेकिन ठीक यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लेयर ऐड होती है, जिसे कंकरेंट कंडीशंस कहा जाता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। कंकरेंट कंडीशंस का सीधा सा मतलब है एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। एग्जैक्टली। सेक्शन 32 यही कहता है, डिलीवरी और पेमेंट दोनों काम एक ही वक्त पर होने चाहिए, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली कोई उधार या ईएमआई का अग्रीमेंट ना हो। सही कहा। सेलर को सामान देने के लिए पूरी तरह से रेडी और विलिंग होना चाहिए, और ठीक उसी एग्जैक्ट वक्त पर बायर को सामान के पैसे देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, ये एक साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शन की एक्सपेक्टेशन है। कानून किसी एक पार्टी को अनफेयर एडवांटेज नहीं देना चाहता। मतलब ऐसा ना हो कि एक ने पैसे दे दिए और दूसरा सामान रोक कर बैठा हो। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ डिलीवरी या पेमेंट तक बात सीमित नहीं है। यहाँ से एक और बड़ा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। एक ऐसी लीगल टर्म जो ट्रांजैक्शंस का पूरा नजरिया बदल देती है। हाँ, लैटिन में इस प्रिंसिपल को कहते हैं रेस पेरिट डोमिनो, मतलब द थिंग पेरिशेस टू इट्स ओनर। इसका सिंपल मतलब यह है कि रिस्क हमेशा ओनरशिप के पीछे पीछे चलता है, जिसकी ओनरशिप उसी का रिस्क। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शिफ्ट है पर्सपेक्टिव में। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि सामान जिसके फिजिकल पोजीशन में है वही उसकी हिफाजत का जिम्मेदार है। मतलब जिसके हाथ में सामान है रिस्क उसका। लेकिन लॉ ऐसा नहीं सोचता ना। बिल्कुल नहीं। लॉ कहता है कि रिस्क फिजिकल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि लीगल ओनरशिप किसके पास है उस पर डिपेंड करता है। सेक्शन 26 यही समझाता है। तो अगर हम अपने इंट्रो वाले शोरूम के कार बायर एग्जाम्पल पर वापस जाएं, तो कानून के हिसाब से वो नुकसान उस कार बायर का होगा। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। कार डीलर के पास थी, डीलर के शोरूम में आग लगी, पर फाइनेंशियल हिट बायर को लेना पड़ेगा। अरे बाप रे! ऐसा इसलिए क्योंकि पेपर्स साइन हो चुके थे और ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी। बिल्कुल, इसलिए रिस्क भी इमीडिएटली बायर का हो गया, भले ही फिजिकल डिलीवरी अभी तक नहीं हुई थी। इसके ठीक ऑपोजिट, अगर दोनों पार्टीज के बीच सिर्फ एक अग्रीमेंट टू सेल होता तो क्या होता? मतलब एक ऐसी डील जहां ओनरशिप किसी फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होनी थी। हाँ, वही। तो वो जलने का नुकसान कार डीलर का होता। एग्जैक्टली। यहीं पर सेल और अग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस बहुत क्रिटिकल हो जाता है। सेल मतलब जो एक एग्जीक्यूटेड कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, और अग्रीमेंट टू सेल एक फ्यूचर डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है।
फेला। एक कमर्शियल डील में रिस्क किस पॉइंट पर शिफ्ट होता है, ये समझना किसी भी बड़ी फाइनेंशियल तबाही से बचने का सबसे बड़ा तरीका है। अच्छा, एक चीज और, ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए गुड्स का आइडेंटिफाई होना भी तो जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी गोदाम में हजारों किलो गेहूं रखा है और वहां से 100 किलो गेहूं की डील हुई। जब तक उस गोदाम के ढेर से वो 100 किलो गेहूं अलग से तौल कर असर्टेन करके बैग्स में पैक नहीं कर दिया जाता, तब तक उस 100 किलो की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। ओके, मतलब रिस्क और ओनरशिप तभी पास होती है जब स्पेसिफिक गुड्स क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए। बिल्कुल। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। जब हम लीगल ट्रांसफर और रिस्क की बात करते हैं तो डिलीवरी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि लॉ की नजरों में डिलीवरी का मतलब सिर्फ सामान को फिजिकली हाथ में थमाना नहीं होता। तो क्या होता है? सेक्शन 33 के हिसाब से कानून डिलीवरी को 3 अलग-अलग कैटेगरीज में देखता है। सही। पहली होती है एक्चुअल डिलीवरी। ये वो सिंपल डिलीवरी है जिसे हम सब जानते हैं, जहां सच में फिजिकल हैंडओवर होता है। जैसे पिज्जा बॉय ने पिज्जा का बॉक्स हाथ में दिया, ये एक्चुअल डिलीवरी है। हाँ, एग्जैक्टली। दूसरी कैटेगरी होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसमें क्या होता है? इसमें फिजिकल पोजीशन चेंज नहीं होता, सामान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता, बस उसका कंट्रोल या लीगल टाइटल चेंज हो जाता है। कोई एग्जाम्पल? मान लीजिए एक सेलर का सामान किसी थर्ड पार्टी वेयरहाउस में रखा है। बायर ने वो सामान खरीद लिया। ओके। अब वेयरहाउस ओनर, जो कि बेली है, वो सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स में एक एंट्री चेंज कर देता है और फॉर्मली एक्नॉलेज कर लेता है कि आज से वो ये सामान नए बायर के बिहाफ पर होल्ड कर रहा है। बिल्कुल। सामान वही है, वेयरहाउस वही है, पर कानूनी तौर पर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो चुकी है। और तीसरी कैटेगरी है सिंबॉलिक डिलीवरी। ये तब काम आती है जब गुड्स फिजिकली इतने बड़े या भारी हैं कि उन्हें उठाकर नहीं दिया जा सकता। हाँ, जैसे किसी बड़े गोदाम में रखी लकड़ियां। अगर सेलर उस पूरे भरे हुए गोदाम की चाबी बायर के हाथ में रख दे तो चाबी देना ऑटोमेटिकली सिंबॉलिक डिलीवरी मान ली जाती है। बिल्कुल सही कहा। कंट्रोल ट्रांसफर हो गया तो डिलीवरी मुकम्मल हो गई। लेकिन इस डिलीवरी प्रोसेस के साथ एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट जुड़ा है जो आम लोगों की एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल उलट है। आप सेक्शन 35 की बात कर रही हैं ना? हाँ, जनरल एक्सपेक्टेशन ये होती है कि सेलर का काम है चुपचाप सामान को बायर के दरवाजे पर पहुंचाना। लेकिन लॉ कहता है कि जब तक कि कोई स्पेशल एग्रीमेंट पहले से ना बना हो, सेलर तब तक गुड्स डिलीवर करने के लिए लीगली बाउंड नहीं है, जब तक कि बायर एक्सप्लिसिटली डिलीवरी के लिए अप्लाई ना करे। वेट, सच में? मतलब बायर को खुद आगे आके डिलीवरी मांगनी पड़ती है? हाँ, लोग सोचते हैं अरे पैसे दे दिए तो अब घर ला के दो, पर लॉ इसलिए ऐसा डिजाइन किया गया है क्योंकि लार्ज स्केल कमर्शियल बिजनेस में सेलर कोई माइंड रीडर नहीं होता। ये भी है, अगर 500 टन स्टील की डील है तो सेलर को थोड़ी पता है कि बायर का कंस्ट्रक्शन साइट कब रेडी होगा। बिल्कुल। या उसके पास अनलोड करने के लिए ट्रक्स और स्पेस कब अवेलेबल होंगे। तो कमर्शियल एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए लॉ एक्सपेक्ट करता है कि बायर इनिशिएटिव लेगा और बताएगा कि हाँ भाई, अब मैं डिलीवरी लेने के लिए तैयार हूँ। एकदम सही। अब एक और प्रैक्टिकल डिलेमा देखते हैं जो सोर्सेज में बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है। इसे रॉन्ग क्वांटिटी डिलेमा कहते हैं। सेक्शन 37। हाँ, सोचिए एक हाई स्टेक सिनेरियो। एक 5 स्टार होटल के ओनर ने एक ग्रैंड वेडिंग इवेंट के लिए 500 किलो प्रीमियम इंपोर्टेड सैल्मन फिश ऑर्डर की। वाह, बड़ा ऑर्डर है। हाँ, लेकिन सेलर ने किसी सप्लाई इशू की वजह से सिर्फ 400 किलो मछली डिलीवर की। हो। ऐसे में एज अ बायर उस होटल ओनर के पास क्या ऑप्शंस है? कानून यहाँ बायर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट से कम डिलीवर हुई है तो बायर के पास पूरा हक है कि वो उस आधी अधूरी डिलीवरी को टोटली रिजेक्ट कर दे। हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन पूरी नहीं हुई। लेकिन अगर इवेंट सर पर है और वो 400 किलो मछली उसके काम आ सकती है तो वो उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है। बिल्कुल, पर लॉ कहता है कि अगर एक्सेप्ट किया तो उस 400 किलो के पैसे कॉन्ट्रैक्ट रेट के हिसाब से प्रो राटा बेसिस पर चुकाने होंगे। और अगर सिचुएशन उल्टी हो जाए, मान लीजिए सेलर ओवर डिलीवर कर दे, 500 किलो ऑर्डर की जगह 600 किलो भेज दे। हाँ, यहाँ ऑप्शंस और भी दिलचस्प हो जाते हैं। पहला ऑप्शन, बायर सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट की 500 किलो मछली रखे और बाकी 100 किलो वापस भेज दे। सही। दूसरा ऑप्शन, वो चिढ़कर पूरी की पूरी 600 किलो की शिपमेंट रिजेक्ट कर दे क्योंकि सेलर ने स्पेसिफिकेशन फॉलो नहीं की। या तीसरा ऑप्शन, अगर होटल ओनर को लगता है कि मछली अच्छी है और आगे काम आएगी तो वो सारी 600 किलो एक्सेप्ट कर ले। लेकिन फिर उसे उन सभी 600 किलो का पेमेंट करना पड़ेगा। कानून मुफ्त में कुछ रखने की इजाजत नहीं देता। ये तो फेयर है
और अगर मिक्स्ड गुड्स आ जाए, जैसे सैल्मन मछली के डब्बों के बीच में ट्यूना मछली के डब्बे मिक्स करके भेज दिया जाए, ऐसे में बायर सिर्फ अपने डिस्क्रिप्शन वाले गुड्स यानी सैल्मन रख सकता है और ट्यूना रिजेक्ट कर सकता है। यहाँ लॉजिक बहुत क्लियर है। बायर को वही मिलना चाहिए जिसकी उसने उम्मीद की थी और जिसका उसने पैसा दिया है। बिल्कुल। तो अब मान लीजिए डिलीवरी हो गई, गुड्स दरवाजे पर पहुंच गए और एग्जैक्ट क्वांटिटी में आए। तो क्या यहाँ पर डील फाइनली खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। यहां से आती है बायर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस प्रोसेस में एक ऐसी पुरानी लीगल मैक्सिम अप्लाई होती है जिसने सदियों से ट्रेड को गवर्न किया है, कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर, जिसका सीधा सा मतलब है लेट द बायर बीवेयर, खरीदार को खुद सावधान रहना चाहिए। इसका फिलॉसफी ये है कि कानून हर डील में बच्चों की तरह बायर की उंगली पकड़कर नहीं चलेगा। सही बात है। बायर की ये पर्सनल ड्यूटी है कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से सही और फिट सामान सोचे, परखे और चुने। सेलर इस बात के लिए लीगली बाउंड नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट के हर एक हिडन डिफेक्ट को चीख कर बताए। अगर आपने बिना सोचे समझे कोई अनशन सामान खरीद लिया तो लॉ आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खरीदार पूरी तरह हेल्पलेस है। कैविएट एम्प्टर के बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं। हाँ, सोर्सेज में एक बहुत अच्छा केस स्टडी दिया गया था। वो वॉशिंग मशीन वाला? हाँ, वही, जहाँ एक व्यक्ति एक शॉप पर गया और उसने स्पेसिफिकली दुकानदार को बताया कि उसे एक ऐसी वॉशिंग मशीन चाहिए जो हैवी वुलन क्लोथ्स धो सके। और दुकानदार ने एक ब्रांड की मशीन निकाल कर दी। पर बाद में पता चला कि वो मशीन सिर्फ हल्के सूती कपड़ों के लिए थी और वुलेंस के लिए कंप्लीटली अनफिट थी। ये सिनारियो कैविएट एम्प्टर के रूल को ओवरराइड कर देता है। बिल्कुल। जब बायर अपना स्पेसिफिक पर्पस सेलर को साफ साफ बता देता है और सेलर के स्किल या जजमेंट पर पूरी तरह रिलाई करता है, तो वहां कैविएट एम्प्टर की शील्ड सेलर के पास से हट जाती है। वहां एक इम्प्लाइड कंडीशन लग जाती है कि सामान उस बताए गए पर्पस के लिए फिट होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो सेलर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा और बायर को नुकसान की भरपाई मिलेगी। इसके साथ ही कानून बायर को एक और बहुत मजबूत ढाल देता है, राइट टू एग्जामिन। हाँ, सेक्शन 41, डिलीवरी मिलने का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होता। जब तक बायर को उस सामान को प्रॉपर्ली एग्जामिन करने का, उसकी जांच करने का रीजनेबल अवसर नहीं मिल जाता, तब तक उन गुड्स को कानून की नजरों में एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। सोचिए, जर्मनी से कोई हैवी इंडस्ट्रियल मशीन आई है। क्रेट खोलने पर ऊपर से देखकर उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। उसे चलाकर टेस्ट करके ही एग्जामिन किया जा सकता है। बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि एक्सेप्टेंस आखिर फॉर्मली कब कंप्लीट मानी जाती है? सेक्शन 42 इसके 3 तरीके बताता है। हम कर दे कि हाँ, सामान ठीक है और एक्सेप्ट कर लिया गया है। हाँ, दूसरा तरीका थोड़ा इनडायरेक्ट है लेकिन लीगली बाइंडिंग है। वो कैसे? अगर बायर गुड्स मिलने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा एक्ट करे जो ओरिजिनल सेलर की ओनरशिप के डायरेक्टली खिलाफ हो। मान लीजिए किसी ने बल्क में कपड़ा खरीदा, एग्जामिन भी नहीं किया, लेकिन डिलीवरी मिलते ही अगले दिन उस कपड़े को आगे किसी तीसरे इंसान को बेच दिया, या बैंक में ऐसा कोलैटरल प्लेज कर दिया। हाँ, इस आगे बेचने वाले एक्शन से ऑटोमेटिकली ये इम्प्लाई हो गया कि सामान पहले एक्सेप्ट किया जा चुका है, क्योंकि आगे बेचने का हक तो सिर्फ और सिर्फ ओनर को होता है। और तीसरा तरीका है डिले या कंप्लीट साइलेंस। अगर कोई बायर बिना सामान को रिजेक्ट किए, बिना कोई कंप्लेंट किए एक बहुत लंबा रीजनेबल टाइम निकाल दे और गुड्स को अपने पास चुपचाप रख ले, तो लॉ प्रिज्यूम कर लेता है कि अब उसने उस चीज को प्रैक्टिकली एक्सेप्ट कर ही लिया है। सही है। लेकिन अगर एग्जामिन करने के बाद पता चले कि गुड्स खराब हैं और उन्हें रिजेक्ट करना हो तो क्या होगा? सेक्शन 43 और 44 इसी बारे में है। क्या बायर को वो सामान फिजिकली उठाकर वापस सेलर के गोदाम तक ट्रांसपोर्ट करके आना होगा? कानून कहता है नहीं, बायर की ये कोई लीगल ड्यूटी नहीं है कि वो रिटर्न लॉजिस्टिक्स का खर्च उठाए। उसे सिर्फ और सिर्फ सेलर को क्लियरली इंटीमेट करना होता है कि गुड्स रिजेक्ट हो गए हैं। यहाँ लॉ का लॉजिक समझना जरूरी है, क्योंकि सेलर ने इम्परफेक्ट सामान भेजकर पहले कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, इसलिए इस गलती को सुधारने का फिजिकल और फाइनेंशियल बर्डन उस मासूम बायर पर नहीं डाला जा सकता। रिटर्न शिपिंग अरेंज करना सेलर का सिरदर्द है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कानून फेयरनेस मेंटेन रखता है। मतलब अगर सेलर बिल्कुल परफेक्ट गुड्स डिलीवर कर रहा है, हाँ, प्रॉपर टाइम और प्लेस पर, और बायर जानबूझकर डिलीवरी लेने में देरी करता है, नखरे दिखाता है या नेग्लेक्ट करता है,
तो उस नेग्लिजेंस की वजह से उन गुड्स को जो भी लॉस होगा वो बायर को भरना पड़ेगा। और गुड्स की केयर या कस्टडी का जो भी एक्स्ट्रा स्टोरेज कॉस्ट आएगा वो भी उस केयरलेस बायर को ही देना होगा। कानून किसी को बेवजह दूसरे का टाइम और स्पेस वेस्ट करने की इजाजत नहीं देता। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अब तक हमने देखा कि बायर को बहुत प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन क्या हो अगर बायर अपनी सबसे अहम, सबसे प्राइमरी ड्यूटी में ही फेल हो जाए? यानी कि पेमेंट करना। अगर सामान ले लिया पर पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? यहीं पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सबसे पावरफुल और ड्रामेटिक कैरेक्टर की एंट्री होती है, द अनपेड सेलर। सेक्शन 45 कानून एक अनपेड सेलर को इतने स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करता है और ऐसे पावर्स देता है जो वाकई कमाल के हैं। अनपेड सेलर वो होता है जिसे ट्रांजैक्शन का पूरा पैसा अभी तक नहीं मिला है, या फिर इस न्यू पेमेंट के रूप में कोई चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया था, लेकिन वो बैंक में जाकर बाउंस या डिसऑनर हो गया। जब एक सेलर अनपेड रह जाता है तो लॉ उसे डायरेक्टली सामान के खिलाफ एक्शन लेने के कुछ स्पेशल राइट्स देता है, जिसे राइट्स अगेंस्ट द गुड्स कहते हैं। और ये हक तब भी लागू होते हैं भले ही लीगली ओनरशिप बायर के पास जा चुकी हो। इनमें सबसे पहला हथियार है राइट ऑफ लियन, सेक्शन 47। ये एक तरह का कानूनी होल्ड होता है ना? बिल्कुल। अगर सामान अभी भी फिजिकली सेलर के ही कब्जे में है तो वो उस सामान को अपने पास रोक कर रख सकता है। वो साफ कह सकता है कि जब तक मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आते, ये सामान मेरी प्रॉपर्टी की बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा। पर अगर सामान ऑलरेडी सेलर के पास से निकल गया हो और रास्ते में हो, तब क्या होगा? सेक्शन 50 इसका जवाब देता है। मान लीजिए सेलर ने एक बहुत बड़ी शिपमेंट ट्रेन या कार्गो शिप के थ्रू बायर के पास भेज दी। लेकिन जब ट्रेन आधी राह पर थी तभी सेलर को न्यूज मिलती है कि बायर की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, दिवालिया निकल गया है। अब वो पैसे नहीं दे पाएगा। ऐसी हाई स्टेक्स एक्सट्रीम सिचुएशन में लॉ एक बहुत पावरफुल टूल देता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। इस हक के तहत अगर गुड्स अभी किसी कैरियर के पास है और बायर एक्चुअली इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो सेलर उस कैरियर को मिड जर्नी में ही ऑर्डर देकर गुड्स की आगे की डिलीवरी रुकवा सकता है और उन्हें वापस अपने पोजीशन में मंगवा सकता है। इसे ट्रांजिट के बीच में लिटरली रोक देना कहते हैं। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर वो गुड्स उस बैंकरप्ट बायर के वेयरहाउस में पहुंच गए तो वो उसकी जनरल एसेट्स बन जाएंगे। हाँ, फिर ओरिजिनल सेलर को लाइन में खड़े बाकी हजारों क्रेडिटर्स के साथ पेनीज के लिए लड़ना पड़ेगा। ट्रांजिट रुकवाकर सेलर अपने फाइनेंशियल डिजास्टर को टाल देता है। अब इसके बाद आता है तीसरा हक, राइट ऑफ रीसेल, जो सेक्शन 54 में है। अगर सामान ऐसी नेचर का है जो जल्दी खराब हो जाएगा, जैसे ताजे फल, सब्जियां या हमारा पुराना प्रीमियम सैल्मन फिश का एग्जाम्पल, तो सेलर कोर्ट के ऑर्डर का लंबा इंतजार नहीं कर सकता। वो उन पेरिशेबल गुड्स को तुरंत किसी और कस्टमर को बेच सकता है। और अगर गुड्स नॉन पेरिशेबल है तो सेलर को पहले उस डिफॉल्टिंग बायर को एक नोटिस देना पड़ता है कि भाई मैं इस सामान को आगे बेचने वाला हूँ। अगर उस वार्निंग के बाद भी एक रीजनेबल टाइम में पैसे नहीं आते तो सेलर लीगली उन गुड्स को किसी और पार्टी को रीसेल कर सकता है। और इस रीसेल प्रोसेस में एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट छुपा है। वो क्या? अगर उस इमरजेंसी रीसेल में सेलर को ओरिजिनल डिसाइडेड प्राइस से कम पैसे मिलते हैं, यानी उसे लॉस होता है, तो उस शॉर्टफॉल की भरपाई वो अपने पहले वाले डिफॉल्टिंग बायर से कोर्ट के थ्रू मांग सकता है। पर अगर किस्मत से नए बायर ने उसे ओरिजिनल से ज्यादा पैसे दे दिए तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर पहले बायर का कोई हक नहीं होता। बिल्कुल, वो प्रॉफिट सेलर का ही रहेगा। जब हम राइट्स और ओनरशिप ट्रांसफर की इतनी डेप्थ में बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ एक ऐसी लीगल मैक्सिम का जिक्र जरूरी है जिसने साझी कुड़ुवत एसोसिएट्स के नोट्स में बहुत प्रोमिनेंटली जगह बनाई है। आप उस लैटिन फ्रेज की बात कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी लॉज का फाउंडेशन है? हाँ, नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है नो वन गिव्स व्हाट दे डू नॉट हैव। इसका बेसिक फंडा बहुत लॉजिकल है। एक इंसान ऐसी किसी चीज का लीगल टाइटल या एब्सोल्यूट ओनरशिप किसी दूसरे को कैसे ट्रांसफर कर सकता है जिसका वो खुद मालिक नहीं है? जैसे अगर एक चोर कोई गाड़ी चुराता है और उसे किसी मासूम इंसान को बेच देता है, तो भले ही उस नए बायर ने मार्केट रेट पर फुल पेमेंट की हो और ठीक इंटेंशन से खरीदी हो, वो उस गाड़ी का ट्रू लीगल ओनर नहीं बन जाता। क्योंकि चोर के पास खुद उस गाड़ी का कोई वैलिड टाइटल था ही नहीं आगे देने के लिए। ट्रू ओनर जब चाहे अपनी गाड़ी क्लेम कर सकता है। लेकिन सिर्फ लॉजिक से व्यापार नहीं चलता। कमर्शियल दुनिया को स्मूथ चलाने के लिए इस स्ट्रिक्ट नेमो डैट रूल के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सेप्शंस क्रिएट किए गए हैं। सेक्शन 30 इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। सोचिए, अगर हर छोटी बड़ी चीज खरीदने से पहले हर बायर को उस सामान के पिछले 10 मालिक और उनकी लीगल हिस्ट्री चेक करनी पड़ी, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पैरालाइज हो जाएगी। ट्रेड आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए कानून कुछ एक्सेप्शंस बनाता है, जैसे
मर्केंटाइल एजेंट्स का कॉन्सेप्ट। अगर एक मालिक ने खुद अपने सामान को किसी एजेंट के हवाले किया है बेचने के लिए और वो एजेंट आम बिजनेस कोर्स में उस सामान को आगे किसी आम बायर को बेच देता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस नए बायर को एक वैलिड टाइटल और कंप्लीट लीगल ओनरशिप मिलती है, भले ही वो एजेंट टेक्निकली उस सामान का ओनर नहीं था। लॉ उस मासूम खरीदार को प्रोटेक्ट करता है जिसने गुड फेथ में ट्रांजैक्शन किया है। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्रॉसओवर दिखाता है। हाँ, नोट्स हाईलाइट करते हैं कि लोगों में एक बहुत बड़ी भ्रांति है। लोगों को लगता है कि आरटीओ में आरसी या रजिस्ट्रेशन बुक पे जिसका नाम है बस वही एब्सोल्यूट ओनर है। लेकिन कानून कहता है कि रजिस्ट्रेशन मेनली रिकॉर्ड कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है। मोटर व्हीकल की एक्चुअल लीगल ओनरशिप तब ट्रांसफर मानी जाती है जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट के रिक्वायरमेंट्स पूरे हो जाएं, यानी इंटेंशन टू ट्रांसफर, डिलीवरी और पेमेंट का इक्विलिब्रियम बैठ जाए। आरसी पर नाम होने का जो एब्सोल्यूट टैग है वो हमेशा फाइनल नहीं होता। ट्रांजैक्शन की लीगैलिटी पर्दे के पीछे देखी जाती है। अनपेड सेलर के पास इन सारी डिटेल्स के अलावा भी कुछ पावर्स होते हैं सेक्शन 55 और 56 के तहत। अगर गुड्स छूट गए, ट्रांजिट में भी नहीं पकड़े गए, तब क्या? तब सेलर के पास राइट्स डायरेक्टली बायर के खिलाफ पर्सनल लेवल पर होते हैं। वो इनके ऊपर डायरेक्टली सू कर सकता है। सूट फॉर प्राइस मतलब कोर्ट जाकर सीधा पैसे की वसूली करना। या सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, जहां सामान रिजेक्ट करने से हुए एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस की भरपाई मांगी जाती है। इन सारी टेक्निकल और ड्रामेटिक लीगल सिचुएशंस को अगर हम एक साथ एक ब्रॉड कैनवस पर जोड़कर देखें तो एक बहुत क्लियर तस्वीर उभर कर सामने आती है। बिल्कुल। 1930 का द सेल ऑफ गुड्स एक्ट किसी एक पार्टी को फेवर करने के लिए नहीं बनाया गया। इसने बहुत ही केयरफुली और इंटेलिजेंटली एक बायर और एक सेलर के बीच ड्यूटीज और पावर्स का एक नाजुक संतुलन बनाया है। इस डीप डाइव से ये टोटली क्लियर हो जाता है कि एक रियल बिजनेस डील सिर्फ एक रिसीप्ट प्रिंट होने और पैसे हाथ में लेने पर खत्म नहीं होती। बायर की ड्यूटी सिर्फ वॉलेट खोलना या कार्ड स्वाइप करना नहीं है। उसकी ड्यूटी है डिलीवरी के लिए प्रोएक्टिवली अप्लाई करना और उस सामान को प्रॉपर रीजनेबल टाइम में थॉरली एग्जामिन करना। और दूसरी तरफ सेलर की ड्यूटी सिर्फ वेयरहाउस से एक बॉक्स को ट्रक में फेंक देना नहीं है, बल्कि सही वक्त, ठीक जगह और कॉन्ट्रैक्ट में लिखी एग्जैक्ट कंडीशन और क्वांटिटी में सामान डिलीवर करना है। अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस करते वक्त लोग इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझ लें तो बहुत से अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है। सबसे बड़ा प्रैक्टिकल टेकअवे यही है कि जब भी भविष्य में कोई बड़ा एसेट खरीदा या बेचा जाए तो हमेशा दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ठीक इस पॉइंट ऑफ टाइम पर रिस्क और ओनरशिप किसके खाते में जा रही है। मुझे तो पता ही नहीं था, या इग्नोरेंस ऑफ लॉ कभी भी कोई वैलिड डिफेंस नहीं माना जाता कोर्ट में। तो अगली बार कोई डील हो तो ये सवाल पूछना बनता है, अगर अगले 1 घंटे में सामान पर बिजली गिर जाए या आग लग जाए तो असर किसकी जेब पर पड़ेगा? ये अवेयरनेस ही एक वल्नरेबल कंज्यूमर और एक स्मार्ट कानून जानने वाले व्यक्ति के बीच का डिफरेंस तय करती है। एकदम सही बात है। लेकिन इस शो को एंड करने से पहले एक थॉट में जरूर छोड़ना चाहती हूँ। आज हमने जिस फाउंडेशन पर ये सारी डिटेल्स डिकोड की वो है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930। 1930। हाँ, ये उस जमाने की बात है जब व्यापार प्योरली फिजिकल गुड्स पर टिका था। भारी भारी मशीनें, गोदाम, बोरी और लंबा सफर तय करने वाले पानी के जहाजों और ट्रेनों का वक्त। एक ऐसी फिजिकल सप्लाई चेन जहां गुड्स को ट्रांजिट में भागकर या टेलीग्राम भेजकर लिटरली रोका जा सकता था। लेकिन आज हम 21वीं सदी के उस डीप डिजिटल एरा में हैं, जहां फिजिकल रियलिटी से ज्यादा वर्चुअल इकोनॉमी तेजी से दौड़ रही है। बिल्कुल। आज की इकोनॉमी का इंजन है डिजिटल गुड्स, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, ओवर द एयर डेटा स्ट्रीम्स और क्रिप्टो करेंसीज। आज बिजनेस दुनिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज कर रहे हैं, जहां कंडीशंस मीट होते ही ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना माइक्रो सेकेंड्स में ओनरशिप ट्रांसफर और पेमेंट दोनों एक ही क्लिक में लॉक इन हो जाते हैं। एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां सामान इंटरनेट की स्पीड से डिलीवर हो रहा है, वहां फिजिकल स्टॉपेज एंड ट्रांजिट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ट्रांजिट में रुकवाना तो दूर की बात है, डिलीवरी और रिसिप्ट के बीच का टाइम गैप ऑलमोस्ट 0 हो चुका है। तो ऐसे मॉडर्न लाइटनिंग फास्ट डिजिटल इकोनॉमी के जमाने में जहां एल्गोरिथम ही एग्जीक्यूशन है, क्या हमें इन सदियों पुराने फिजिकल कॉन्सेप्ट्स, इन पुरानी ड्यूटीज और लीगल कैटेगरीज को पूरी तरह से फिर से लिखने, रीडिफाइन करने और अपडेट करने की जरूरत नहीं है? ये तो सोचने वाली बात है। कानून वक्त के और टेक्नोलॉजी के साथ कितनी तेजी से बदल पा रहा है और कहां पीछे छूट रहा है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।